हमने कल पिछड़ा बालक, विकलांग बालक और अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान की। उसमें से हमने पिछड़ा और विकलांग बालक किसको कहते हैं और उनकी पहचान कैसी करनी है, उनकी शिक्षा किस तरह से देनी है, इन बातों को हमने दोहराया। तो आज हम देखने वाले हैं अशक्त वाले बालकों की पहचान, उनकी शिक्षा किस तरह से होना है। अशक्त वाले बालकों की पहचान, ये वाला टॉपिक जो आज हम पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि अशक्तता वाले बालकों में डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया ने डिसकैलकुलिया, डिस्कल्कुलिया। तीन प्रकारों के महत्व, तीन प्रकार है, वैसे तो पांच प्रकार है या फिर बहुत सारे प्रकार है, उनमें से तीन ही इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हमें इस अधिगम में अशक्तता वाले बच्चों की पहचान करनी है और उनको पढ़ना है। अब ये अशक्तता वाले बच्चे होते हैं लर्निंग में या फिर अध्ययन में, अशक्तता वाले जो बच्चे होते हैं इनकी पहचान कैसी करनी है, किनको कहेंगे लर्निंग अशक्तता वाले बच्चे, ये जो पढ़ने में कमजोरी महसूस करते हैं। फिर किस तरह की कमजोरी होती है, तो उनको जो अक्षर होते हैं वो पढ़ने में, वो समझने में और साथ ही साथ लिखने में, और फिर गणितीय जो काम होते हैं वो करने में, यानी सब्जेक्ट वाइज कुछ पढ़ने लिखने में इनको क्या होती है, दिक्कत आती है। इनको क की तरह दिखना, हाँ, व और क में फर्क ना दिख कर आना, प्लस माइनस में फर्क समझ कर ना आना, गुना को वो प्लस कहते हैं, प्लस को गुना कहते हैं, हाँ, तथा जोड़ को, हाँ, जोड़ में भी इनको फर्क नहीं दिख आता, जोड़ और गुना में, क्योंकि दोनों के चिन्ह सेम दिखने लगते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं इनकी हमें पहचान करनी जरूरी है, ना कि इनको मारना है, पीटना है। हाँ, मार पीट के कुछ भी नहीं होता, लेकिन बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा देने के लिए एज अ टीचर बोलकर हमारे में भी यहाँ पर बहुत सारे बदलाव मालूम होना बहुत जरूरी होता है। तो इन बच्चों की जो शिक्षा है वो शिक्षा किस तरह से होती है, और फिर ये समस्यात्मक बालक किसको कहते हैं, इन सब बातों को आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि समस्यात्मक बालक, सबसे पहला क्या है, समस्यात्मक, जिसको प्रॉब्लम रहता है। अभी यहाँ पे प्रकार है ना, उनमें से समस्यात्मक जाएंगे और फिर लर्निंग डिसेबल तक आएंगे। अब देखो समस्यात्मक बालक हमारे स्कूल में बहुत सारे होते हैं, हाँ, और इनको कुछ ना कुछ समस्या होती है। क्या समस्या होती है कि समस्यात्मक बच्चा उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाता है। कि हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे जैसे कि चोरी करना, हाँ, झूठ बोलना, कोई अपराध करना यानी मारना पीटना, ये बात हमेशा चलती रहती है। अक्सर हमारे क्लासरूम में चोरी होती रहती है और बाकी के बच्चों को भी पता होता है कि चोरी इसने की है। तो वो चोरी वो करने वाला जो बच्चा होता है कभी कभी उसको आदत पड़ जाती है। तो ये उसके सामने जो समस्या है कि हमारे सामने अगर वैसे बच्चे होते हैं, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, मारपीट करने वाले, दंगा मस्ती करने वाले, हर वक्त हमें परेशान करके छोड़ने वाले, ऐसे समस्यात्मक बच्चों की पहचान करनी है। ऐसे बच्चे अन्य बच्चों की तरह नहीं होते। ये बच्चे जो होते हैं उनका व्यवहार, उनकी ये उनका जो व्यक्तित्व है ये सभी बातों से अलग होता है। वो थोड़ा गंभीर रूप का होता है, वो हमारे सामान्य बच्चों जैसा नहीं होता। तो ये समस्या करना यानी उसको कोई दिक्कत आती है, समस्या करो, झूठ बोलो या कोई मारपीट वगैरह करो, कोई अपराध करो, ये सब उन समस्याओं बच्चों के गुण होते हैं। तो इसके ऊपर ही वैलेंटाइन ने वही बताया, इसका शब्द प्रयोग जो उन्होंने किया है समस्यात्मक बालकों का, हाँ, और वो बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है कि समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है, गंभीर रूप से असामान्य होता है। हमेशा चोरी करना, हमेशा के लिए झूठ बोलना, किसी भी बारे में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है तो वो बच्चा एक समस्या ही बन जाता है, और उसकी समस्या की वजह से हम स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, क्लासरूम में नहीं पढ़ा पाते। तो ऐसा जो बच्चा होता है उसकी पहचान हमें करना बहुत जरूरी होती है। जब ये समस्या बालक
आपने कहा सर बराबर, लेकिन ऐसे इसके प्रकार क्या होते हैं? ऐसे प्रकार कि हमारे स्कूल में बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं, इनके सामने जो समस्या होती है, सबसे बड़ी समस्या आती है चोरी करने वाले बच्चों की। अभी ये चोरी क्या करते हैं? ऐसा थोड़ी है कि पैसे चुराओ या लाखों रुपए नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक दूसरे के पेन चुराना, हाँ, दफ्तर से कॉपी निकालना, हाँ, यहाँ तक कि कॉपी निकाल के उसके फाड़ को जहां है वहीं पर रख देते, पन्ने फाड़ देते। चोरी करने कोई चीज उसको पसंद आती है और वो उसको नहीं मिलती है, तो उसको वही चीज को तोड़ मोड़ फोड़ के वही रख देगा, या फिर चुरा कर घर लेके जाएगा। चुराएगा तो इस तरह की समझ में भी नहीं आएगा। तो ऐसे जो बालक होते हैं, ये उनको एक तो आदत पड़ी होती है या वो मेंटली उन पर असर हुआ होता है। तो ये समस्यात्मक बालकों की पहचान है, उनमें का एक टाइप है चोरी करने वाला बालक। हाँ, वो अपने ही क्लासरूम में के बच्चों की कापियां चुराना, पेन चुराना, हाँ, या फिर कोई रखे हुए पैसे चुराना, ये चुराने का काम ये लोग करते हैं। फिर होते हैं झूठ बोलने वाले बच्चे। हाँ, झूठ बोलना, घर में ऐसा है, क्यों देर से आया, तो मेरे पिताजी ने मुझे मारा, मेरे पिताजी इधर चले गए थे, वो गुजर गया, ये बसर गया, इसको ये हुआ, उसको वो हुआ। हर वक्त झूठ झूठ बोलेगा। हाँ, होमवर्क क्यों नहीं किया, लाइट ही नहीं थी सर, एक दिन लाइट नहीं थी, 2 दिन नहीं, हफ्ते हफ्ते लाइट नहीं रहती क्या? तो ये बच्चे झूठ बोलते हैं अपने काम से बचाव होने के लिए, हाँ, या फिर मारपीट से बचने के लिए, या झूठ बोलते हैं बड़ाई मारने के लिए, अपनी इमेज बड़ी करने के लिए झूठ भी बोला जाता है। हमारे पास 10-10 गाड़ियां हैं, ये भी झूठ ही है। चलने के लिए एक ही गाड़ी नहीं होती अक्सर, लेकिन हमारे पास 10-10 गाड़ियां हैं। हाँ, मेरे मामू के पास विमान है, ये बड़ा बड़ा लाभ देता है। तो ये जो बड़ी बातें होती हैं, ये समस्यात्मक बच्चों का होता है। फिर क्रोध करने वाले बालक, हर वक्त उनको गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, और वो गुस्सा जाहिर। अब देखो, कोई बच्चे ऐसे होते हैं भावना विवश, यानी भावनाओं पर उनका कंट्रोल नहीं होता, और वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। जैसे कि कोई अपने अपने मित्रों ने अगर उसका मजाक उड़ाया है, तो उस मजाक में उसको क्रोध आता है, और क्रोध आने के बाद वो लड़ाई झगड़ा करने लगता है, मारपीट करने लगता है। या फिर सिर्फ क्रोध होने के बावजूद भी इंसान चुप नहीं बैठता, तो गुस्सा आता है, तब इंसान कुछ भी कर बैठता है। हाँ, तो क्रोध बहुत ही चिंतित विषय है। बच्चों को क्रोध नहीं करने देना है, और उसको क्रोध को कम कम करने का काम हमें करना है। तो क्रोधित को किस तरह से शांत करना है, एज अ टीचर बोलकर उसको काम करना है, और बच्चों को समझाना है क्रोध करने से क्या होता है, क्रोध करने का नतीजा क्या होता है, और उससे हमें बचाव किस तरह से करना है। तो हमारे स्कूल में ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, उसको एकांत पसंद करने वाले बच्चे, ये भी एक समस्या है। अकेला ही गुमसुम रहेगा, अकेला ही एक बेंच पे बैठेगा, सभी के साथ नहीं खेलेगा। स्कूल जब क्लास भरती है तो वहीं पे बैठेगा, और जब दोपहर का लंच का टाइमिंग होता है तो उसी बेंच पे बैठ कर अकेला ही खाना खाएगा, किसी का एक नहीं दो नहीं। एज अ टीचर बोल के आप करेंगे क्या करेंगे? आपकी क्लास में रहती कि नहीं? ऐसे देखा ही नहीं बच्चा एक आध दूसरा जो एकांत में रहता है? ऐसे वाला बच्चा देखा है कि नहीं देखा आपने अपनी क्लास में? हाँ सर, देखा है सर। हाँ, तो क्या करते हैं आप? आपने कभी ट्राई किया कि नहीं उसको घुल मिलाकर लेने का, उसका एकांत निकालने का? हाँ सर, उनको बताया है कि सब सब एक साथ मिलकर बैठने को और स्टडी करने को, और टिफिन खाने के बाद एक साथ टिफिन खाने के लिए बताए हैं सर। तो अगर हम ऐसे एकांत रहने वाले बच्चों को ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? मानो ऐसा एकांत वाला बच्चा है, और उसको हमने ध्यान ही नहीं दिया, भाई तेरे को क्या करना है वो कर ले, ऐसा करके छोड़ दिया, तो क्या होगा? हमने उन वो बच्चों, कभी हमें घुल मिल नहीं जाएगा, फिर वो वैसे ही अकेला ऐसी ही रहेगा। रहेगी और आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा ये। और उसका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगेगा। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा सर उसे। और एज अ टीचर बोलकर हमारा भी काम रहता है कि इन बच्चों को घुल मिल कर लेना। हाँ, बच्चे को तो बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन एज अ टीचर बोलकर हमें भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बच्चों की तलाश करना है, उनको घुल मिला कर लेना है। सबसे अगर ये बच्चा
और अपने दोस्तों से बच्चों से घुल मिल नहीं जाता है, तो सबसे पहले हमें उसको हमसे घुल मिलाना है, हमें उससे बात करनी है। जब हम खाना खाते हैं तब उसको हमारे साथ भी खाना खिला सकते हैं। तो हम छोटे छोटे बातों से इन बच्चों को अपने में घुल मिलाकर, हाँ। अभी क्या होता है, कई बहुत सारे टीचर होते हैं जो अकेले बैठ के खाना खाते हैं। खाना खाने का तो समय होता है टीचरों का, लेकिन अकेले बैठ के खाएंगे। तो ऐसे टीचरों को पहले खुद की आदत को डालना है, और खुद की आदत को यहाँ पर चेंज करके फिर बच्चों की आदतों को चेंज करना है। सबसे पहले हमारे में वो आदत नहीं होनी चाहिए, हमारे में सबको घुल मिला कर लेने की, बातों में सबको ये करने की आदत होना बहुत जरूरी है। तो इन बच्चों की जो एकांत होता है, जैसे कि तारे जमीन पर मूवी में जिसमें एकांत शर्मा है, ईशान शर्मा, वो ही एकांत ही पसंद करता था, देखा। तो ऐसे अगर बच्चे वहां पर रह रहे हैं, तो इन बच्चों से वहां पर सबको दूरी बनाए रखना अच्छी नहीं है, तो सबसे मिलजुल कर रहना अच्छा है, ये उसको समझाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उसको आप लेके बैठेंगे, आप लेकर खेलेंगे, फिर वो आपका देखकर बाकी के बच्चे भी उससे घुल मिलने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये समस्या न बनते हुए इसमें आनंद मानकर हम उनको एक करना जरूरी है। फिर ऐसे भी बच्चे होते हैं आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले। अभी आप बताओ मेरे को, आक्रमण करने वाले बच्चे आपके स्कूल में होते हैं, और होते हैं तो देखा है तो क्या किस तरह का आक्रमण करते हैं? आक्रमणकारी व्यवहार का मतलब क्या है, बताओ चलो। सर वो अचानक से चिढ़ जाते हैं सर, किसी भी बात अगर उनके मन की जैसी बात नहीं हुई ना, तो वो अचानक से चिढ़ जाते हैं, कुछ भी फेंक के मारते हैं, नहीं तो काटने को आते हैं। करेक्ट करेक्ट, बराबर। आक्रमण नाम में ही उनका व्यवहार है। आक्रमण, हमेशा के लिए सज्ज रहना। किसी ने कहा तो भी उसको पीटना, मारना, फेंकना। हाँ, आप पढ़ा रहे हैं, पूरा क्लासरूम शांत है, लेकिन ये पीछे से किसको ना किसको मारने का ही काम करता है, आक्रमण करने का काम करता है। हाँ, किसी की खोड़ी निकालता है, और खोड़ी निकाल देगा तो निकालेगा, लेकिन पीटेगा, मारेगा, क्रोध करेगा। हाँ, एकदम उसे वो सामने वाले पे भड़क उठेगा। तो ऐसे आक्रमण करने वाले जो बच्चे होते हैं, ये हमारे क्लास के लिए समस्या ही बन जाते हैं। तो इनकी समस्याओं को समझना है, उनकी समस्याओं को समझकर उसका कारण जानकर हमें उसको कम करना है। लेकिन आक्रमण करने में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मारपीट करना, गुस्सा करना, चिल्लाना, गंदी गंदी गालियां देना, ये ऐसी जो आक्रामकता उनमें होती है, तो इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको कन्वर्ट किस तरह से करना है? तो अगर खेल होता है तो खेल के मैदान में तेरी कितनी आक्रामकता दिखानी हो, खेल के मैदान में दिखाओ। कबड्डी है, खो खो है, हाँ? रस्सी खींचना है, ऐसे काम में लगाओ जिससे उसे शारीरिक कष्ट ज्यादा लगे। ऐसा काम लगाओ उसको जिसमें उसे शारीरिक कष्ट ज्यादा लगे। जैसे कि रस्सी खींचना, सबसे आगे बिठाओ उसको रस्सी खींचने में। दूसरा है कबड्डी में, हाँ, पकड़ कर लाना है, तो वो ऐसे काम में उसको व्यतीत करो जिससे उसकी जो कुछ क्रियाशीलता है, जो कुछ शारीरिक क्षमता है, वो ज्यादा लगे। फिर है विद्यालय से भाग जाने वाले। इसमें भी दो प्रकार आते हैं, एक विद्यालय न आने वाले, और दूसरा है विद्यालय से भाग जाने वाले। होते हैं कि आपके क्लास में ऐसे बच्चे आपने देखे हैं क्या जो विद्यालय से भाग ही जाते हैं आधे में से? आपका क्लास है बोलकर वो निकल के जाना, बंक करना, है क्या ऐसे बच्चे आपके क्लास में? है सर, मेरी क्लास में है सर। हम्म। है सर। आप क्या, आप दो क्या करते हैं इनकी पहचान, ये क्यों भाग जाते हैं ऐसा आपको लगता है? सर उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता है सर। हाँ, क्यों नहीं है इंटरेस्ट? वो आपकी क्लास से ही भाग जाते हैं? भाग जाते हैं मतलब छोटे छोटे है वो सर, ध्यान ही नहीं देते सर, हमेशा बाहर बाहर जाने जाने का ये करते हैं। उनको कुछ भी खिलौने दो। मैंने तो बहुत ट्राई किया है सर, मैं मेरे पास बिठा के ही रखती हूँ उनको इसलिए। ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? सर ये यूकेजी के है सर। हाँ, क्लास से भाग जाना और विद्यालय से भाग जाना, इनमें दो टाइप का फर्क होता है। अब देखो, विद्यालय यानी स्कूल को आना ही नहीं पसंद करते हैं, और क्लासरूम से भाग जाना यानी उसके टीचर की उतनी सी क्लास में से भाग जाना है, और फिर दूसरे किस में आना है, ये अलग। विद्यालय से ही यानी स्कूल से ही भाग जाना है,
दोपहर के वक्त चला घरी जाओ या, है कि नहीं? तो ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल को ही छोड़ना चाहते हैं, स्कूल में ही नहीं पढ़ना चाहते, यानी पूरी शिक्षा में ही इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो हमारे लिए चिंता होती है। दोपहर से ये काम है वो काम है बोलकर जाना। हाँ, एक तो तुमको बता के भी नहीं जाएगा सबसे पहली बात, क्योंकि तुम पीटोगे बोलकर वो अपना बराबर ये लेके भाग जाता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे हमारे लिए चिंता का विषय है। एक तो उनको स्कूल का इंटरेस्ट बढ़ाना है और बढ़ा के उसको आगे लेके जाना है। अभी आपका जो प्रॉब्लम है कि आपके क्लास के रूम में यूकेजी की है, मतलब ये बच्चे ऐसे ही होते हैं। यूकेजी का मतलब है यहाँ पर उनका अटेंशन लेवल अभी मैच्योर नहीं होता है। अभी उनका मैच्योर करना और उसके साथ साथ उनको शिक्षा में लगाव लगाना, इनमें फर्क आता है। अगर हाँ सर। ऐसे भी बच्चों को एक जगह बिठाकर रखना है तो बहुत सारे कितने बच्चे हैं, इससे पहले देखना है, एक से दो रहेंगे, ज्यादा नहीं रहते। अभी तीन। ऐसे बच्चों को देखते हुए इनको क्या करना है, लीडरशिप देना है ऐसे हाँ बच्चों को, यानी चोर के हाथ में ही चोरी का तपास दो, हाँ? या फिर चोर को ही पुलिस बनाओ, तो वो क्या करेगा, चोरी करेगा नहीं करेगा। हाँ इसी करेगा। तरह ऐसे जो बच्चे होते हैं जो दंगा मस्ती जो भी कुछ करते हैं या फिर भाग जाने का प्रयास करते हैं, हमें हमारे नाक में दम करके रखने वाले जो बच्चे होते हैं, या फिर बाकी के बच्चों के नाक में दम करने वाले जो बच्चे रहते हैं, सबसे बड़ा काम क्या करना है, पहले उसके नाक में दम देने के लिए हमें एक काम करना है, उसको लीडरशिप देनी है। तो क्या देनी है, लीडरशिप। तो आज से इस क्लास का मॉनिटर है, खत्म। मॉनिटर हो गए तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और जिम्मेदारी की वजह से वो कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। बराबर, किसी को मारना है, किसी को पीटना है, ये लाओ वो लाओ, छड़ी लेकर आओ, हाँ? स्कूल आज गंदा हो गया है, इसको साफ करने की जिम्मेदारी तेरी थी, तूने प्यून को क्यों नहीं बताया, या फिर तू काम करना था, वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसी जिम्मेदारी उसको देंगे तो वो तो खुद का काम करेगा ही साथ बाकी को काम करने के लिए देखो, क्योंकि इन बच्चों को जितना हम व्यस्त रखेंगे उतना हाँ वो अच्छा प्रयास करते रहेंगे। तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर एंगेज करना इज इम्पोर्टेंट है, और एंगेज में उनको लीडरशिप देना और बेहतरीन है। यस यस। फिर है होमवर्क न करने वाले बच्चे, गृह कार्य न करने वाले बच्चे। ऐसे बच्चे होते हैं हमारे पास, एक दो तीन होते हैं या फिर तीन चार होते हैं। सबसे पहले ऐसे क्यों होता है, तो एक बच्चों को घर पे काम होता है, एक कुछ बच्चे खेल में व्यस्त होते हैं, किन बच्चों को टीवी देखना पसंद होता है, तो उस वजह से ये बच्चे नहीं होमवर्क करते। दूसरा होता है एक्चुअल फैक्ट, क्या होता है कि काम करना ही पसंद नहीं होता। और तीसरा फैक्ट क्या है कि बच्चों को स्कूल खत्म होने के बाद तुरंत घर जाना पड़ता है, घर जाने के बाद फ्रेश होकर तुरंत ट्यूशन जाना होता है। ट्यूशन से आते ही बच्चों की मनपसंद मालिका या फिर कुछ चीज होती है देखने जैसी, वो देखते हैं, और देखने के बाद खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते हैं। तो उनका वो जो वक्त है जो एंगेज रहता है, बिजी रहते हैं, और बिजी वक्त से वो वक्त निकाल नहीं पाते, और इसी वजह से वो अपना होमवर्क नहीं, एक ही दिन ठीक है, दो दिन ठीक है, लेकिन बार बार वो करना अच्छा नहीं रहता। तो बच्चों को वैसे कारणों से बचाना है? ये समस्यात्मक प्रॉब्लम है। अगर तो फिर उनको प्रोत्साहित करो होमवर्क करने के लिए। आपको पता है बच्चे होमवर्क क्यों क्यों नहीं करते हैं? चलो बताओ, आप टीचर हैं, आपकी जो फैक्ट है आपको तो पता ही है। चलो बताओ, आपको क्या लगता है कि बच्चे किन वजह से होमवर्क नहीं करते होंगे? समटाइम्स सर उनकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती। हाँ हाँ सर, ये, और ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं सर। हाँ, ध्यान भी केंद्रित नहीं कर, ठीक है। और कभी कभी उनका मूड नहीं होता है करने का। क्या नहीं विषय होता? में रुचि। सर हमको जो पार्ट पसंद है सीखने के लिए वो जल्द से होमवर्क कंप्लीट करेंगे, और जो सर पसंद नहीं कुछ कंप्लीट कुछ करने। बच्चों की शारीरिक क्षमता भी नहीं होती है सर, वो मतलब वीक होते हैं ना, इसलिए भी हाँ, उनको होमवर्क करने को हाथ दुख रहा है, उंगलियां दुख रही है, ऐसे बोलते हैं। इतना भी होमवर्क मत दो जैसे कि उसकी शरीर को इतना और ये हो जाए, थोड़ा तकलीफ हो दिया जाए। तो भी, 1 पेज दिया तो भी उनका वैसे ही रहता है सर। अंग्रेजी मीडियम में बहुत सारा वर्क दिया जाता है, होमवर्क पे ही बहुत काम रहता है, क्योंकि वो जो अंग्रेजी मीडियम के टीचर होते हैं
उनको लगता है कि होमवर्क ज्यादा देने के बाद बच्चा ये करेगा। तो होमवर्क बच्चा करना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या क्या उपाय योजना करेंगे? ऐसा आपको लगता है होमवर्क होना ही होना है, कितना भी कमजोर बच्चा हो या फिर कितना भी काम चुकार बच्चा हो, कितना भी उसको लोड हो, तो क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक बार में नहीं लिख पाए तो उनको और एक दिन का वक्त देना चाहिए सर। ओके, और सर मेरे हिसाब से होमवर्क को ऐसे मतलब फन एक्टिविटी कैसे होती है सर, उस प्रकार से लिया जाए तो शायद उनका इंटरेस्ट आएगा होमवर्क करने में। सही बात है। बड़े क्लास में नहीं कर सकते ना मैडम ऐसा। ओके। कर सकते हैं ना। और जो छोटे छोटे प्रश्न ज्यादा दिए सर, ऐसे जोड़ी लगाना और चित्र को जोड़ना, कलर करना, हाँ, आसान वाले। आसान हो। वेरी नाइस। अब देखो, बच्चा होमवर्क, आधे बच्चे होमवर्क क्यों नहीं करते बताता हूँ। आधे बच्चे जो होमवर्क करके लेके जाते हैं उसको चेक ही नहीं करते, और चेक जो करता है वो चेक का जो स्टाइल होता है, शुरू के 8 ही दिन चेक करता है। 8 दिन के बाद उसको वो काम का लोड होने की वजह से वो टीचर अपने क्लास के होम जो लीडर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर, उस मॉनिटर से चेक करा के लेना, या फिर कई सारे टीचर उसको चेक भी नहीं करते। यस और नो? हाँ, यस सर। हाँ सर। तो कई सारे एक दो बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ही मन लगाकर उस होमवर्क को करते हैं, और उनको लगता है कि टीचर मेरा होमवर्क देखे और मुझे शाबाशी दे, मुझे कहे बहुत बेहतरीन, लेकिन टीचर ने नाम ही नहीं निकाला। और जब क्लास में टीचर आती है तो फिर भी नाम नहीं निकालने के बाद स्टूडेंट कहता है कि मैडम होमवर्क चेक करो, तो मैडम बोलती नहीं नहीं आज नहीं, कल लिख कर लेके आए, ठीक ठीक है। तो हर वक्त वो बच्चा एक दो दो दिन 3 दिन उसको लगातार बताता है टीचर को होमवर्क चेक करो, और वो टीचर होमवर्क नहीं चेक करती, तो बच्चा मैं करके लाऊं या न करके लाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बोलकर वो होमवर्क ही करना छोड़ देता है। एक हुआ। फिर यहाँ पर एज अ टीचर बोल के सबसे पहले होमवर्क को चेक करना है, बराबर किया है नहीं किया है, पनिशमेंट करनी है, पनिशमेंट करो तो ऐसी पनिशमेंट नहीं मारना, तो उसको वो 2 बार 3 बार लिख कर लाने की पनिशमेंट करनी है। तीसरा है, होमवर्क करने के बाद, होमवर्क चेक करने के बाद होमवर्क पर आपको रीमार्क देना है। देखकर देखो आप, बच्चों को रीमार्क क्या देना है, वाह, शाबाश, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस वाले शब्दों की बौछार। और जो डेली होमवर्क करके लेके आता है उसका बाकी के बच्चों की ओर से तालियां बजाकर उसका प्रोत्साहन बढ़ाना है। अगर ऐसे काम करेंगे हम तो बच्चा जरूर यहाँ पर करेगा। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हमारे होमवर्क चेक करने का तरीका अगर हम चेंज करेंगे तो और ही बेहतर हो जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी, ये इम्प्लीकेशन करो ऐसे नहीं बन रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हमें रेटिंग मालूम है इसके। जैसे कि हमने कोई एप्लीकेशन खरीद लिया या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, तो वहां पर एक रेटिंग पूछा जाता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार, होता है कि नहीं रेटिंग उसमें। तो हमको अगर वो एप्लीकेशन पसंद आया तो हम उसको 5 स्टार देते हैं। यस और नो? यस और नो? यस यस सर। सर, यस यस। हाँ, उसी तरह का अगर हमने के होमवर्क को चेकिंग करते वक्त ये स्टार देना शुरू कर दिया, जैसे कि अगर हमें करना ही है, 1 स्टार का मतलब क्या है, 2 स्टार का मतलब क्या है, 3 स्टार का मतलब बताओ उसको, 4 स्टार का मतलब बताओ, 5 स्टार का मतलब बताओ, और एक ऐसा सा छोटा सा एक स्टैंप बनाओ स्टार का, और उसके इस पर मारो वो पेज पे, और उसको बताओ कि आज ये 1 स्टार में गया है। हाँ, और जो 5 स्टार में है उसका भी वहां पर सत्कार करो, और उस बच्चों को कहो कि इसकी तरह आपको करना है, तो बच्चा और प्रयास करेगा। मैं 1 स्टार का हूं तो 2 स्टार में कैसे जाऊं, जो बच्चा 2 स्टार में हो 3 स्टार में जाने की कोशिश करेगा, जो 3 स्टार में है वो 4 स्टार में जाने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, बच्चों में कंपटीशन लगेगा और बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगी कि ये कार्य हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टीचर को ही एक एक्टिव बनना है। नहीं तो होता क्या है ऐसे करने में, सर है वो वर्क बहुत लोडिंग है, ये कब करेंगे वो कब करेंगे, इसी झंझट मारे में हम काम करने का ही छोड़ देते हैं। बराबर है कि नहीं? हाँ यस सर। है वो काम बहुत है, और इसमें से ये स्टार बनाओ वो स्टार बनाओ, हाँ, तो दिक्कत आ जाती है। इसी वजह से हम वहां पर वो कम नहीं कर पाते।
अब ये समस्यात्मक बालकों की शिक्षा कैसे करना है, तो इन बालकों की क्षमता, बालकों को उनकी क्षमता के अनुकूलन शिक्षा प्रदान करना चाहिए। उनकी कैपेबिलिटी किस तरह से वो देखना है, उसको उतना ही होमवर्क देना है, उतना ही पढ़ाना है जितना वो समझ सके, जितना वो कैपेबल कर सके। पहली कक्षा के बच्चों को जितना होमवर्क देना है उतना ही देना, ज्यादा तो देना नहीं है। फिर है उनकी रुचि का ध्यान देना, यानी इंटरेस्ट किस चीज में है वो देखकर उसे उसी तरह का एजुकेशन देना है। हाँ? शिक्षक द्वारा उन अध्यापन विधियों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिनसे ऐसे बालक सरलता पूर्वक ग्रहण कर सके। पारिवारिक एवं स्कूल का वातावरण दोष रहित हो, ऐसा प्रयास करना है। हाँ? बच्चा इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ऐसा हमारा स्कूल का भी वातावरण हो, क्लासरूम का वातावरण हो, इस पे हमें ध्यान देना है। अगर घर में बार बार झगड़ा रहेगा तो बच्चा भी समस्या पैदा करेगा ना। तो इसीलिए घर में अगर ऐसा होता है तो हम पेरेंट्स के उससे बात कर कर उनको ये बताने का प्रयास करेंगे कि आपका घर का जो माहौल है वो थोड़ा अच्छा रखें, तथा हमारे स्कूल के माहौल में भी बदलाव होना बहुत जरूरी है। शिक्षण विधि को रुचिकर तथा उपयुक्त बनाना है। हमारी पढ़ने और पढ़ाने की जो तरीका है, वो उसको भी चेंज करना है, मनोरंजक पूर्वक करना है। बालकों में एडजस्टमेंट लाने की कोशिश करना है, एक दूसरे से एडजस्टमेंट करें, इसीलिए वहां पर काउंसलिंग करना है। उसका शब्द है हिंदी में परामर्श। गाइडेंस का मीनिंग होता है मार्गदर्शन, और काउंसलिंग का मतलब होता है समायोजन या परामर्श। परामर्श। अब ये परामर्श बच्चों को देना है समायोजन के लिए, एडजस्टमेंट किस तरह से करके लेनी है। आप कितने भी बिजी हो उसी वक्त से आपको वक्त निकाल कर पढ़ना और पढ़ाना है। शिक्षण विधि में दृश्य श्राव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना है, ऑडियो एंड विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर कर बच्चों को पढ़ाना है, जिससे उसका ध्यान वहां पर बना रहे और उसी ध्यान की वजह से वो पढ़ सके। ये ध्यान देकर इन समस्यात्मक बालकों का आकर्षण खींच कर लेना है, उनका इंटरेस्ट अपनी ओर बढ़ाना है, और अपनी ओर इंटरेस्ट बढ़ाते वक्त उनको इतना सारा मौका देना है कि वो काम न करे, उसको इतना एंगेज रखो इधर पढ़ाई में, उसकी इंटरेस्ट में, तो वो बच्चा दूसरा काम ही न कर सके, दूसरे बारे में सोच ही ना सके। फिर है अधिगम अशक्ता वाले बच्चे। अब ये जो अध्ययन अशक्ता वाले बच्चे हैं, जिसको लर्निंग डिसेबल कहते हैं, ये बच्चे पढ़ने में, लिखने में, खुद को जाहिर करने में, जैसे कि हम क्या खुद को जाहिर हम मौखिक अभिव्यक्ति करके करते हैं, शब्दों की वर्तनी करने में, काना, मात्रा, वेलांटी निकालना, तो तथा गणित होता है तो गणितों की तर्क शक्ति करने में ये बच्चे खुद को अशक्त समझते हैं या फिर कमजोर होते हैं। तो ये इसी में जो अशक्तता है, ऐसे जो प्रकार है, ये अधिगम अशक्तता के प्रकार है। ये अधिगम अधिगम में अशक्त होते हैं। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, डिसेबल का मतलब होता है अशक्त। लर्निंग डिसेबल बच्चे जो होते हैं, पढ़ना लिखना, खुद को बोलना, पढ़ते वक्त या फिर लिखते वक्त वर्तनी में दोष करना, गणितों में दोष करना, उनकी तर्क शक्ति में कमियां होना, इस वजह से ये बच्चे थोड़े अशक्ता दिक्कत आते हैं। तो इन बच्चों को कौन से बच्चे कमजोरी महसूस करते हैं वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहली बीमारी है या फिर आवश्यकता जो कहा जाता है वो है अफेजा। वो क्या है? अफेजा। देखो अभी यहाँ पर जो नाम आएंगे अभी 5 6 7, तो वो नाम मैंने सब कुछ दिए हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से वो बताने वाला हूँ। और थोड़ा थोड़ा ही फर्क है हर एक बीमारी में, कितना फर्क है? थोड़ा थोड़ा। इसीलिए हमें थोड़ा वो ध्यान अगर देंगे या फिर उनको उस संबंध से हम किसी को जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वो समझ में आ जाए। अभी यहाँ पर अफेजा का मतलब क्या है? देखो अफेजा ये जो बीमारी होती है, ये जो अशक्ता होती है, भाषा एवं संप्रेषण, भाषा में बोलना, बोलना शब्द में दिक्कत आती है, संप्रेषण करना एक दूसरे से, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्ता को अफेजा कहा जाता है। इसे जो पीड़ित छात्र होता है वो मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई करता है, कठिनाई महसूस करता है, कठिनाई करता है, यानी उसे बोलने में, खुद को व्यक्त होने में उसको दिक्कत आती है। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है।
मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षम बच्चों को डिस्पेजिया कहा जाता है। देखो यहाँ पर दो दिया गया है, एक है अफेजा जिसको भाषा में संप्रेषण करने में, मौखिक रूप से प्रदान करने में दिक्कत आती है। लेकिन जिन बच्चों का मस्तिष्क में कारण होने से एक तो अंशतः या पूर्णतः दोष होता है, तो उन बच्चों को डिस्पेजिया कहा जाता है। एपिजा किसे कहा जाता है? जिनको भाषिक दोष है, दिमाग अच्छा है, मस्तिष्क में कोई क्षति नहीं है, तो उसको बोलने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसे अफेजा कहा जाता है। और मस्तिष्क में क्षति आने के बावजूद जिसको होता है उसको कहा जाता है डिस्पेजिया। बराबर। आगे, हाँ, एलेक्सिया। अब ये जो एलेक्सिया है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण, अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, मस्तिष्क में क्षति हो रही है। क्या हो रहा है? मस्तिष्क में क्षति होने से अपेजा हो रहा है, मस्तिष्क में क्षति होने से एलेक्सिया हो रहा है। अब ये मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। पढ़ने में, अभी पढ़ रहा है वो शब्दों को, इसे शब्द अंधता भी कहा जाता है या फिर पाठ अंधता भी कहा जाता है, जिसको विजुअल एफेजिया भी कहा जाता है। यह अर्जित एक्वायर्ड डिसलेक्सिया कहा जाता है। एलेक्सिया के कारण एफेजिया या डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम आवश्यकता होना भी संभव होता है, किंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं है। समझ में आया एलेक्सिया क्यों हुआ? यहाँ पर समझ लेना है। ये शब्द आपको थोड़े बोझ लगेंगे, थोड़े जड़ लगेंगे, लेकिन इसको समझना है। मस्तिष्क में क्षति हो गई किसी के कारण तो उसको जो अक्षमता महसूस होती है वो अक्षमता होती है पढ़ने में। बराबर, मस्तिष्क में क्षति होने में, तो उस पढ़ने की बीमारी को हम एलेक्सिया कहते हैं। एलेक्सिया, बराबर। अब आगे तर है क्षतीचा अर्थ काय? क्षतीचा अर्थ काय आहे म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण, दुखापत जाणं, बरोबर का? आता मस्तिष्क में क्षति मतलब त्याला काहीतरी दुखापत होणं, पडणं आणि तो ब्रेन व्यवस्थित डेव्हलप न होणं, मार लागणं, अशा जी काही तक्रारी येतात। आपल्या मस्तिष्कला काय बिमारी नाहीये, त्याला कुठल्याही प्रकारे इजा झालेली नाहीये, क्षति नहीं हुई है। क्षति होने का मतलब है मार लगना, उसको कोई बीमारी होना, चोट पहुंचना, सर्वसामान्य की तरह उसका ब्रेन नहीं रहना, उसको कहते हैं क्षति। अब है डिसलेक्सिया, ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ये क्या है? डिसलेक्सिया। पूछा जाता है डिसलेक्सिया बीमारी किसके बारे में होती है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें वो पता होना चाहिए। हमें फोकस है सिर्फ डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और डिसग्राफिया, ये तीन पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी की हमारे मालूमात क्लियर रखना है। उनमें से सबसे पहला है डिसलेक्सिया। एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से आता है। रीडिंग डिसऑर्डर बच्चे हैं जिसको तकलीफ होती है पढ़ने में, पठन करने में, खाना, मात्रा, वेलांटी, उकार। कभी कभी बच्चा अभी कड़क शब्द लिखा होता है, कड़क, अभी ये कड़क शब्द लिखते वक्त उसको ड का उच्चार उसे ठीक से नहीं आता, तो वो पढ़ता कैसे है? देखो, ड को उसने स्किप ही कर दिया, क, अरे ठीक से पढ़ो, हाँ सर पढ़ ही रहो ना, क। तो ये शब्द को वो क्या करता है? छोड़ ही देता है। या फिर कहीं पढ़ने नहीं आ रहा है तो उसका उच्चार गलत करना, काना, मात्रा, वेलांटी जिसको वर्तनी कहा जाता है, वो पढ़ते वक्त तो दिक्कत होना, ये उसमें कठिनाई होती है। तो बच्चे कोई कोई अक्षर है तो ना इसमें विभेद भी नहीं कर पाता। जैसे कि अभी देखो, एक जैसे ही शब्द दिखते हैं उसको वेद ही नहीं समझ में आता। क्या करता है ये बच्चा कि अभी दिया है देखो यहाँ पर, यम में और डब्ल्यू में वो अंतर नहीं कर पाता। बराबर, कोई शब्द होता है जैसे कि यहाँ पर वाज लिखा है और स्वा लिखा है, इसको स्वा को पढ़ने में और वाज को पढ़ने में वो दिक्कत करता है, अनक्लियर। ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनको अनक्लियर, न्यूक्लियर को वो पढ़ देता है। अभी अनक्लियर है, न्यूक्लियर है, उसको समझ में नहीं आता। ये वी, ये अक्षर में और वी अक्षर में वो फर्क नहीं कर पाता। तो ये अक्षरों को पढ़ते वक्त उसको अगर दिक्कत आती है तो मान लो उसको बीमारी है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बच्चे को बीमारी होती है, कई सारे बच्चों में से ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। नाहीतर आपला मुलगा शाळेत वाचायला नसलं तर याला डिस्लेक्सिया झाला की बाय असं समजू नका, कारण
अभी मैंने बताया ना कि उसके कारण मालूमात करा के लो, और फिर उसके पेरेंट्स बोलो कि इनसे उसकी चेकअप करा कर लो। हाँ, फिर उस पर हमें समझ में आएगा। तो ये जो बच्चे होते हैं, सबसे पहले ये जो पठन विकार होता है, ये डिसलेक्सिया है, जो पठन के बारे में विकार है, पठन के बारे में विकार है, बीमारी है। इतना ही हमें समझ में लेना है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है। अब है एप्रेक्सिया। अब ये मालूमात के लिए दिया हुआ है। एप्रेक्सिया ऐसी शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचलन से, मांसपेशियों संचलन से सूक्ष्म गति कौशल्य यानी मोटर स्किल में वो थोड़ा पीछे रहता है, जैसे कि लिखना, चलना, टहलना, बोलना, इनमें निपुण नहीं होता है। हाँ, यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में, मस्तिष्क का ऊपरी भाग अलग भाग होता है, उसमें क्षति होने के कारण है। अभी अप्रेक्सिया जो है, इसका एक अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार डिस्प्रेक्सिया है, जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशल्य, माइक्रोडायनामिक स्किल का वो निपुण नहीं होते, और उसी वजह से बच्चे हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय में संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। डिस्प्रेक्सिया तांत्रिकता तंत्र संबंधी विकार है, जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो ये एप्रेक्सिया है, ये मांसपेशियों की संबंध में होने की वजह से ये अपने जो जितने कारक कौशल्य हैं उसको ये क्षति पहुंचाता है। जिसमें कारक कौशल्य में फाइन मोटर यानी दूसरा कौन सा मोटर है, फाइन और ग्रॉस ग्रॉस मोटर। मोटर। ये दोनों मोटरों से वो काम नहीं कर पाता, चलना, उठना, फिरना, टहलना, लिखना, पकड़ना, छोड़ना, ये जो बात होती है ना, इन बातों को करने में उसको दिक्कत आती है। फिर है डिस्ग्राफिया, ये हमारे लिए एएमपी है, ये सेकंड वाला है, पहला वाला वो हो गया। अब ये देखो, इसके नाम में ही है, इसके नाम में, इसको कैसे याद रखना है, डिसलेक्सिया, लेक्सिया बोलेंगे तो मानो वो पढ़ना है। अब ऑटोमेटिकली अगले दोनों को हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन रखेंगे तो वो डिसलेक्सिया ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये जो डिस्ग्राफिया है, इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ इस तरह से जाता है और ग्राफ को निकालना पड़ता है। तो ये निकाल रहे हैं, हम यानी ड्रॉ कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, लिखने से कर रहे हैं, तो ये लिखने से संबंधित है, इसको जोड़ना है, इसको ग्राफ, ग्राफ यानी निकालना, काटना, खींचना, तो ये लिखने के संबंधी हो जाती है। तो ये डिस्ग्राफिया है, इसको किस तरह से याद रखना है, देखो, ग्राफिया ग्राफ निकालना होता है, डिसलेक्सिया पढ़ना होता है, और कैलकुलिया यानी प्लस माइनस हो जाए बाकी बीरीज वर्ग, कैलकुलिया में ही, कैलकुलेशन में ही आता है कि उसका किससे संबंध जोड़ना है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी आवश्यकता को कहते हैं। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं होती है। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या अंगुलियों से संबंधित समस्या होती है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ समस्याओं के कारण भी यह बच्चा अधिगम अशक्ता संभव हो सकता है। हाँ, तो डिस्ग्राफिया आया लिखने से संबंधित। बात समझ में आई? समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब अंतिम वाला आईएमपी का एक है, अंतिम वाला आईएमपी है डिसकैलकुलिया। ये आईएमपी है और इसको याद कैसे करना है, कैलकुलिया से। हाँ, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में आता है, इसीलिए गणितीय क्रिया में ये यहाँ पर आएगा। तो डिसलेक्सिया किसकी बीमारी बताओ, चलो, डिसलेक्सिया पठन की सर। पठन की, डिस्ग्राफिया, लिखने की, डिसकैलकुलिया मैथ्स की, गणित की। गणित, है, जिससे बेरीज वजह की भाकार गुणाकार करने में जो दिक्कत आती है, क्योंकि वो प्लस को यानी इसको जोड़ बोलते हैं हिंदी में, जोड़ को गुना के हिसाब से जोड़ देता है, और जो माइनस होता है इसे भागाकार का जो चिन्ह होता है ना, इससे कंफ्यूज हो जाता है। तो इनमें कंफ्यूज होने की वजह से वो कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाता, अंकों की पहचान ठीक से नहीं हो जाती। जैसे मराठी में का 3 और मराठी में का ही 6, इनमें दिक्कत आती है। मराठी में का 1 और मराठी में का 9, इनमें वो फर्क नहीं कर पाता। तो इन वजह से वो बच्चा यहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेशन करने में वो पीछे पड़ता है, उसकी बीमारी होने की वजह से उसको समझ नहीं आता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हाँ, तो ये जो बीमारी है डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, इसे न्यूमेलेक्सिया भी कहा जाता है। डिसलेक्सिया के बहुत सारे प्रकार हैं,
जिसमें ग्राफिकल डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, लेक्सिकल डिसलेक्सिया है, वर्बल डिसलेक्सिया है, हाँ, प्रोटेक्गोस्टिक प्रोगोस्टिक डिसलेक्सिया है, हाँ, ऑडियोग्नोस्टिक डिसलेक्सिया है। अब ये पढ़ना भी एक डिसलेक्सिया हो गया है। इतने सारे कठिन शब्द हैं कि पढ़ने में हम यहाँ पर दिक्कत कर सकते हैं। तो इन बहुत सारे प्रकार जो डिसलेक्सिया के हैं, डिसकैलकुलिया के हैं, हाँ, और ये सारे जो प्रकार कठिन आ रहे हैं उतने ही प्रकार हमारे बच्चे में दिखने मिलते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम के हिसाब से 3 ही महत्वपूर्ण है। एक है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। तो आपने अभी तक जो 150 मार्क के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उनमें आपको समझ में आया होगा। कभी कभी हिंदी भाषा में भी आता है, हिंदी भाषा के लैंग्वेज में भी, हाँ, और बहुत सारे इसमें भी आपको आता होगा, आया हुआ होगा। तो आपको समझ में आया अभी ये? हाँ सर। हाँ अब सर। ये जो अधिगम अशक्त वाले जो बच्चे हैं उनकी पहचान कैसे करना है, थोड़ी ये दिख कर आते हैं, हाँ, थोड़ी समझ में आता है। जब हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमको तब पहचानना है, एज अ टीचर बोल के पहचानना है ये बच्चे ठीक तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, हाँ, अपने जो आंसर है वो ठीक से देख नहीं पाते हैं, हाँ, सभी आम बच्चों की तरह नहीं देते हैं, मौखिक उत्तर बुद्धिमत्ता पूर्व होते हैं या नहीं होते। यहाँ पर दिया है छात्र उचित प्रकार से पढ़ नहीं पाता, यद्यपि उसमें मौखिक उत्तर बुद्धिमत्ता पूर्ण होते हैं, पढ़ नहीं पाता लेकिन उत्तर बराबर देता है, हाँ? पढ़ने में आवश्यकता वाले बच्चों का पढ़ना नहीं आता लेकिन उत्तर तो वो दे सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता। छात्र उचित प्रकार से पढ़ पाते हैं, कोई बच्चे पढ़ पाता है लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति में वो कठिनाई महसूस करते हैं, पढ़ना आता है लेकिन बोलने में उसको दिक्कत आती है। तो ऐसे बच्चों की हमें पहचान करनी है। कुछ बच्चे वर्तनी यानी स्पेलिंग में त्रुटियां करते हैं, जैसे कि अंग्रेजी में शब्दों में और मराठी में वर्तनी करने में, काना मात्रा वेलांटी उकार में, हाँ, ये सही क्रम से नहीं लिख पाते। यानी अगर हमने उसको कहा कमल को लिख, कमल, लकम लिखेगा, लकम करेगा, कुछ ना कुछ इधर का उधर, उधर का इधर करेगा। शब्दों में कई अक्षरों को लिखते समय छोड़ देते हैं, एक आध दूसरा शब्द ही वो छोड़ देता है। इस प्रकार के छात्र संख्याओं को लिखने में भी गलतियां करते हैं, जैसे कि 12 को लिखने में 21, 89 को लिखने में 98 लिखना पसंद करते हैं। मन इनका व्याकुल रहता है, समय सारणी टाइम टेबल के अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं। इतनी सारी समस्याएं इनमें होती है। ये सदैव उदास रहते हैं, होमवर्क इनका कंप्लीट नहीं होता है, कक्षा में देर से आते हैं, कॉन्फिडेंस लूज होता है, हाँ, एक तो स्कूल को वो स्कूल न समझते, एक कैद खाना समझते हैं, जेल में आए जैसा। तो ये लर्निंग डिसेबल होने की वजह से वो टीचरों को भी एक कैदी, एक जेलर की तरह समझते हैं, क्योंकि टीचर भी उसको बहुत पीटता है, मारता है, हाँ? चतुर प्रतीत होने एवं कोई भी शारीरिक दोष न होने के बावजूद भी, यानी बच्चा होशियार है नहीं होने के बावजूद भी कई सारे बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, परीक्षा का निष्पादन यानी परफॉर्मेंस उसका ठीक से नहीं होता है। तो आज से बच्चों को थोड़ा आपको गौर फरमाना है, और कहीं ना वो लर्निंग डिसेबल तो नहीं है ना, इसकी आपको वहां पर पूछताछ या फिर छानबीन करना जरूरी होता है। कभी कभी इतना अधिक उत्तेजित हो जाता है ऐसे बच्चे कि वह किसी भी कार्य को पूरा कर पाने में असमर्था हो जाता है, हाँ? पढ़ते समय शब्दियां या पंक्तियां, हाँ, को छोड़ देता है, लाइन को छोड़ देता है, एक लाइन उसका सीक्वेंस वो ठीक से नहीं पढ़ता, और ठीक सीक्वेंस ठीक से नहीं पढ़ने के साथ वो हमें समझ में आता है जो कठिन कठिन है वो छोड़ देता है, हाँ, स्किप ही करता है, पढ़ते वक्त स्किप कर देता है। ऐसे अगर बच्चे आपके स्कूल में हैं और ऐसी हरकतें करती हैं तो वो बच्चा लर्निंग डिसेबल है। दिए गए जितने भी पहचान है इसमें अगर वो करता है तो वो तो फिर क्या करना है, ऐसे बच्चों की शिक्षा कैसे देना है? तो सबसे पहले ऐसे बालकों के परिवार के वातावरण को सुधार कर इनके सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए सभी को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले होता है फैमिली का जो वातावरण होता है वो ठीक से नहीं होता। आपने ईशान शर्मा का देखा होगा, हाँ, पिताजी साका उसको चिल्लाते हैं, डांटते हैं, बिजी रहते हैं काम में, उसकी माँ भी रहती है तो माँ भी जॉब पर जाने की वजह से ज्यादा वक्त उसको दे नहीं पाती है। तो ये सारा जो वातावरण है बच्चों को अपनापन ही नहीं मिलता, और अपनापन नहीं मिलने की वजह से उस बीमारी से वो बाहर नहीं निकल पाता। सबसे पहले तू कर सकता है, उसको पॉजिटिविटी दो कि तू कर सकता है, और अपना भी व्यवहार वहां पर चेंज होना है, बच्चे के साथ घुल मिल कर रहना है, उसको प्रोत्साहन देना है, और ऐसा करेंगे
तो वो ईशान शर्मा भी चेंज हो गया, तो वैसे ही हमारे बच्चे भी चेंज हो सकते हैं। प्यार मोहब्बत से उसको बताना है, समझाना है, पॉजिटिविटी हमारे साथ रखनी है और रखकर बदलाव लाना है। और इनमें और सुधार लाने के लिए विद्यालय की वातावरण को भी चेंजेस करना है। हाँ, विद्यालय में सभी बच्चों की ओर से उसका थोड़ा गहरा ख्याल रखना है। हमारे टीचरों का बर्ताव भी अच्छा रहना है। हाँ, और इनका सभी का व्यवहार अगर सुधर गया तो बच्चे को पॉजिटिविटी यहाँ पर हो जाएगी। इतना करने के बावजूद भी बच्चे में अगर कुछ फर्क नहीं आते हैं, इन बालकों का उपचार मनोवैज्ञानिक बच्चों विधियों से ही सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए ऐसे टीचरों को या फिर ऐसे डॉक्टर के पास उनको लेकर जाना है और उनमें सुधार लाना है। ना कि ये हमारा काम है या फिर मेरा अकेले का ही काम है, मेरी अकेले की जिम्मेदारी है बोलकर ये सब नहीं करना है। सबके साथ मिलजुला कर काम करके लेना है, क्योंकि अकेला टीचर ही ऐसे को सुधारने का कोशिश करेगा तो बाकी के टीचर उसको वहां पर उससे अलग भी कर सकते हैं। इसीलिए जो भी कुछ डिसीजन लेना है मिल मिलाप करके लेना है। और हमारे ऊपर है ना, मुख्याध्यापक किस लिए बैठा है उसको भी बता सकते हैं सब काम मेरा ही है, मैं ही स्पाइडरमैन हूँ, मैं ही शक्तिमान हूँ बोल के काम नहीं करना है। हमें सबसे मिलजुला कर सबसे अच्छा स्नेहपूर्वक वातावरण बनाकर हम सभी को, बच्चों को, टीचरों के साथ ऐसा अच्छा बर्ताव करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आया? तो आज हमने समस्यात्मक बालक और अध्ययन आवश्यकता वाले बालक, उनकी पहचान और उनकी शिक्षा किस तरह से लेना है, इन बातों को हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो ये शुभ